हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास है। जी हाँ, पाठ योजना और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। चैप्टर हमारा 2 है हिंदी का, ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, उच्चारण स्थान, घोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सारे टॉपिक को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो हम बोलने के अनुसार इनको डिवाइड किया है इन। ठीक है, तो पहला जो है कंठ है। जिस तरह से इस उच्चारण स्थान से अ, आ, क, ख, ग, घ, या और ह और विसर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, जहाँ पर ये शब्द हों या ये अक्षर हों, उनके स्थान पर अगर उनका हम जब उच्चारण करते हैं तो वो कंठ उच्चारण, उनका स्थान होता है कंठ। ठीक है, दूसरा है तालु। तो ई और च, छ, ज, झ, या। ठीक है, आप बोल के भी दे सकते हैं कि जो हमारा मुख है उसका जो कहाँ पे जीभ का स्पर्श हो रहा है या सिर्फ स्वर ही निकल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसका उच्चारण स्थान फिक्स करते हैं और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इसको तालु से जो है इसका उच्चारण स्थान होता है इन शब्दों का, सॉरी इन अक्षरों का, वर्णों का। अब अगला है तीसरा मूर्धा। तो मूर्धा जो है री, ट और ठा, ड, ढ, ड़ा और रा। ठीक है, और शा। तो इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, यानी कि तालु के आगे वाला भाग मूर्धा होता है, वहां से इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मूर्धा के बाद आता है दंत। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पे दंत यानी कि हमारे दांत का टच होता है, ठीक है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दांतों से होता है, जैसे ता, था, द, ध, न, ल, स। ठीक है, फिर आता है पांचवा ओष्ठ। तो ओष्ठ यानी कि जिनमें होठों का यूज होता है, दोनों होठों का, उनका उच्चारण करने में, जैसे कि ऊ हो गया, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से होता है। फिर देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे इनमें देखते हैं कैसे कि इन 5 मुख्य उच्चारण स्थानों के अलावा कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण 2 स्थानों से मिलकर होता है। जैसे जो वर्ण ऐसे हैं जिनमें 2 उच्चारण स्थानों से, जैसे कि तालु हो गया या फिर मूर्धा, दोनों को मिक्स करके, ठीक है, कंठोष्ठ, उनको दोनों को मिक्स करके उच्चारण स्थान बताया गया है। तो पहला है कंठ तालव्य। ठीक है, जैसे ए एड़ी का या आय ऐनक का, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। फिर है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, तो यहाँ पे क्या है? ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है। तो इन शब्दों का आपको, इन वर्णों का ध्यान रखना है। फिर आता है दंतोष्ठ, यानी कि दांतों से और होठों से, दोनों से जिसका उच्चारण निकले, जैसे वाह। ठीक है, तो वहाँ पे दांत और ओष्ठ दोनों का को मिलकर होता है इनका उच्चारण स्थान। फिर आता है नासिका, जैसे या, मा, ना, डा या फिर ना। ठीक है, तो ये अनुस्वार होते हैं जिनमें अंग की बिंदी का उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, तो इन्हें नासिका व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर तो इसके बाद आता है उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है कि प्रयत्न या परिणाम के स्वरूप जो है उत्पन्न व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो किस प्रकार है, जैसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, उच्चारण अवयवों के स्पर्श करने तथा सहसा खुलने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श कहा जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो इस तरह से भ, ब, भा और का सभी ध्वनियां स्पर्श होती हैं। ठीक है, लेकिन जो च है, छ है, ज है, झ है को स्पर्श संघर्षी नाम दिया गया है। ठीक है,
लेकिन अब सरलता और संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी स्पर्श व्यंजनों के वर्ग में रखा जाता है। ये ध्यान रखना कि पहले इन्हें स्पर्श संघर्षी नाम दिया गया था, लेकिन अब इनको भी स्पर्श व्यंजनों के वर्ग में रखा जाता है। इनके उच्चारण में उच्चारण अवयव सहसा खुलने के बजाय धीरे धीरे खुलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा वर्गीकरण आता है, मौखिक व नासिक्य। तो यहाँ पे व्यंजनों के दूसरे वर्ग में जो मौखिक व नासिक्य ध्वनियां आती हैं हिंदी में, या, ड़ा, या, डा या फिर ना, मा व्यंजन नासिक्य हैं। इनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से होकर निकलती है। ठीक है, जिससे ध्वनि का नासिकीकरण होता है। इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर। किसे, इन व्यंजनों को। ठीक है, इनको याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है। इनके स्थान पर फिर आगे देखते हैं, इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक माना जाता है एवं इन व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन मौखिक होते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा कौन से मौखिक होते हैं। फिर बांटा गया है, तीसरा आता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों यानी बगल से निकलती है, जैसे ला, ऐसी ही एक ध्वनि होती है। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो गया, ला। फिर इसके बाद आता है अर्ध स्वर व्यंजन। तो अर्ध स्वर में इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास वायु अनवरोधित रहती है। हिंदी में य व अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, कौन सा, या और व अर्ध स्वर होते हैं। इनको भी आपको मार्क करके रखना है, आप नोट करती जाइए। ठीक है, फिर अगला आता है लुंठित व्यंजन। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा वर्ज्य भाग की ओर उठती है। हिंदी में जैसे र व्यंजन जो है इसी तरह की ध्वनि होती है। ठीक है, फिर आता है उत्क्षिप्त। ठीक है, जो कि आखिरी व्यंजन है हमारा। उत्क्षिप्त में क्या होता है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकरा कर नीचे आती है, उन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। जैसे ड़ा और ढ, ऐसे ही क्या होते हैं, व्यंजन हैं। तो ये ड़ा और ढाक जो है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। फिर आते हैं घोष और अघोष की तरफ। तो घोष और अघोष में थोड़ा सा फर्क है। व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दृष्टि से व्यंजनों को दो वर्गों में विभक्त किया गया, घोष और अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। दूसरे प्रकार की ध्वनियां अघोष कहलाती है। जैसे स्वर तंत्रियों में अघोष की स्थिति से अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे अब इनमें से आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। जो घोष है उनमें ग, घा या इड़ा, और अघोष है क, ख। ठीक है, अब जा, झा और इया, तो चा और छा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर आते हैं प्राणता के आधार पर, जो हम प्राण और अल्प प्राण महाप्राण के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में क्या है, प्राणता के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। प्राण का अर्थ होता है श्वास वायु। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण, और जिनमें श्वास बल का प्रयोग कम होता है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, पंच वर्गों में दूसरी और चौथी ध्वनियां महाप्राण होती हैं। ठीक है, क्या है, पंच वर्ग होते हैं जिनको मैंने यहाँ पे आगे आपको बताया। ठीक है, पंच वर्ग। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो पंच वर्ग में से कौन से होते हैं, जो है दूसरी और चौथी ध्वनियां होती हैं, ये महाप्राण में आते हैं। कौन कौन सी, दूसरी और चौथी ध्वनियां हैं, ये महाप्राण होती हैं। फिर हिंदी के ख, घ, छ, झ या ठा, ढ, ध, इस तरह से जो व्यंजन है वो महाप्राण में आते हैं। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में आप देख लीजिए, जैसे खा है तो इसमें के और एच आ रहा है, तो जिसमें सिर्फ अकेला के आए वो अल्पप्राण है, और जिसमें के एच हो कोई साथ में जुड़ा हो, जैसे झा है तो इसका जे एच आएगा, तो यहाँ पे ये है क्या है, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। वर्ग तो इस तरह से वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्पप्राण हैं। क, ग, च, ज, टा, इस तरह से ये वाली ध्वनियां जो है ल, व इसी वर्ग की हैं। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण हैं। ठीक है,
और दूसरे और चौथे वर्ण वो हैं वो महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। तो आपकी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। का वर्ग में क ख ग घ और यहाँ आता है, ठीक है। और चा वर्ग में च छ ज झ और यहाँ आता है। तो इस तरह से आपका डिवाइड किए करेंगे कि ये हो गया चा वर्ग, ठीक है। और ये का वर्ग, ये चा वर्ग, और ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, और लास्ट हो जाएगा पा वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो वर्ग को डिवाइड किया गया है व्यंजनों को, हिंदी वर्णमाला के 5 व्यंजन। तो यहाँ पे आपका इकाई दूसरे का छोटा सा जो पार्ट है वो पार्ट 1 है, ये समाप्त होता है हिंदी वर्णमाला के बारे में, प्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष, ठीक है। और आपने वर्ग देख लिए। तो इस तरह से आप की ये क्लास आज के लिए यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके आगे के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो कल की सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।